बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां सब पैसे पे बेचती है टिकट। और चुनाव में देखिए करोड़ों करोड़ों कमाएंगे टिकट बेच के, करोड़ों करोड़ों कमाएंगे, सब पार्टी बेचेगा टिकट। कोई वैसे नेता को नहीं दे रहा है टिकट जो कल्याण जो क्षेत्र का जो है विकास करे। सिर्फ जो करोड़पति हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास था ब्लैकमेल वाली ब्लैक पैसा है, उनको टिकट आसानी से मिल जाती है, ताकि वो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पार्टी में पहुँचा देते हैं। उनको टिकट आसानी। शासन की आप बात की ना, तो क्या सुशासन के शासनकाल में क्या बिहार से बाढ़ जैसी समस्याएं खत्म हो गई? क्या बेरोजगारी दूर हो गया? क्या रेप कम हो गए हैं? क्या दलितों के साथ अत्याचार कम हो गए हैं? क्या कम हो गए हैं? सब तो वही है। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों का पहुँच है? तो सारी समस्याएं तो अभी है ही। चिराग पासवान जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन वो रास्ता भटक गए हैं, ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं और ना ही समाज से जुड़े हुए हैं। आप बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिहारियों के लिए आपको काम करने की आपकी जो जज्बा है उसमें सलाम करता हूँ। लेकिन सर वो जज्बा किस काम का? आपको टिकट नहीं देते, टिकट देने की बारी आती है तो गलत करने लगते हैं। बिहार से प्रत्येक वर्ष 12 से 14 लाख जो है मजदूर यहाँ से युवा, यहाँ के बेरोजगार युवा जो है अन्य राज्यों में काम की तलाश में जा रहे हैं। और लगभग हम बता दें कि 50 से 60 लाख युवा जो है अन्य राज्यों में, अन्य राज्यों के अन्य देशों में जो है रोजगार की तलाश में कर रहे हैं। तो आप अन्य राज्यों में भटक रहे हैं, रोजगार मिल नहीं पा रही है, नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। बिहार में क्यों नहीं मिल पा रही है? क्योंकि लोकतंत्र सर, लगातार एक व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाए रहिएगा तो तानाशाह बन जाएंगे, तानाशाह बन जाएंगे ना। तो परिवर्तन होते रहना चाहिए, सत्ता बदलते रहने चाहिए। लालू जी का कार्यकाल अगर हम देखें तो उनमें जो है उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए अच्छा काम किया। सामाजिक न्याय, पिछड़ों के हक के लिए उन्होंने बात किया है। पिछड़ों को की बात जो कि इससे पहले कोई नेता नहीं करता था, उनकी आवाज़ माने जाते हैं। खास नेताओं के लिए या जनता के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं मुझे है, और ये जीवन पूरा जन सेवा के लिए समर्पित है। नमस्कार, मैं हूं योगेश चक्रवर्ती और आप देख रहे हैं अननॉट। अननॉट में हम सुलझाने की कोशिश करते हैं उलझी हुई पेचीदा गांठें। अननॉट में आज हमारे साथ हैं पटना यूनिवर्सिटी के छात्र नेता, युवा दलित नेता और शोधार्थी अंगद पासवान, जो आने वाले विधानसभा चुनाव में कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में जोर शोर से जुटे हैं और इस वक्त हमारे साथ मौजूद हैं। तो चलिए खोलते हैं अंगद पासवान की उलझी हुई पेचीदा गांठें को। बहुत बहुत स्वागत है अननॉट में आपका अंगद जी। बहुत बहुत धन्यवाद। और अननॉट देख रहे हैं हमारे सभी भाइयों को धन्यवाद, प्रणाम। अंगद जी, आज आप अननॉट में आए हैं तो यहाँ हम लोग आपके बारे में पूरी एक तरह से कहिए कि जन्म कुंडली जानेंगे आपकी। ये बताइए कि आप छात्र नेता तो हैं, युवा दलित नेता के तौर पर अपनी पहचान बनाई है, लेकिन आपकी पृष्ठभूमि क्या है? आप के घर में कौन कौन हैं, किस जगह से आप बिलोंग करते हैं, इसके बारे में बताइए। मैं सर औरंगाबाद ज़िले के ओबरा प्रखंड का निवासी हूँ और मेरी सर जीवन जो है वो गांव की गलियों एवं गरीबी की सच्चाई में बीता। मेरे माताजी एक आंगनबाड़ी सहायिका हैं, मेरे पिताजी एक किसान हैं और वो हमेशा ही समाज के लिए काम की हैं, समाज के लिए हमेशा खड़े रहते हैं और वो मेरे पिताजी मेरे प्रेरणा है। इसके साथ ही मैंने बहुत सारे आर्थिक तंगियों के बावजूद भी मेरे पिताजी ने मुझे पढ़ाया, मेरे माताजी ने मुझे पढ़ाया और आज मैं पटना विश्वविद्यालय में रिसर्च स्कॉलर हूँ। जी जी। मेरी प्रारंभिक पढ़ाई की बात करें तो मैं अपने गांव के ही बगल में राजकीय मध्य विद्यालय गौरी सुनवर्षा से मैं 8वीं तक का पढ़ाई किया हूँ। उसके बाद हाई स्कूल कारा से मैं 10th किया और औरंगाबाद के सबसे प्रतिष्ठित कॉलेज सच्चिदानंद सिन्हा कॉलेज से मेरा 12th हुआ। 12th होने के बाद मैं पटना चला आया। पटना में मैं पटना कॉलेज में मेरा जब नामांकन हुआ तो मुझे बहुत खुशी की बात हुई मुझे
कि चलो भाई बिहार के सबसे अच्छे कॉलेज में मेरा नामांकन हो रहा है, पढ़ूंगा मैं यहाँ। और जब मैं कॉलेज आया तो यहाँ मुझे पूरे बिहार के समस्याओं पे गहन अध्ययन करने का मौका मिला। और मैंने और यही जो मेरा जो कॉलेज है ना, मुझे प्रेरणा दिया कि नहीं, ये सारी समस्याओं का जो जड़ है वो कहीं ना कहीं शिक्षा है। अगर शिक्षा बेहतर हो जाए, लोगों में अगर शिक्षा बेहतर तरीके से लोगों के पास पहुँचे तो कहीं ना कहीं ये सारी समस्याएं खत्म हो सकती है। बिल्कुल। ये बताएं अंगद जी कि आपने कहा कि हमने गांव की गलियों में बचपन बिताया है और गरीबी को करीब से देखा है, तो पटना आना तो एक बहुत बड़ी चुनौती रही होगी। और आम तौर पे आप जिस समुदाय से बिलोंग करते हैं उनके लिए तो और कठिन होगा। तो जब आप 10th पास करके आप पटना आए तो आपके जो पापा हैं उन्होंने मतलब क्या कुछ कहा आपको? कुछ तो बोल के भेजे ही होंगे, कुछ उम्मीद के साथ ही भेजे होंगे। सर मेरे पिताजी जो है, पिताजी मेरे एक तरह से आइडियल के तौर पे हमको देख सकते हैं। उन्होंने मुझे हमेशा सपोर्ट किया। अगर पैसे की कमी हो, जितना मैंने मांगा उससे कहीं दोगुना तिगुना मुझे दिए। पिताजी चाहते थे कि मेरे बच्चे जो हैं वो पढ़े लिखे जाएं और अच्छे काम, मतलब अच्छे जॉब में जाएं या फिर कुछ अच्छा समाज के लिए कुछ करें। गांव में ही रहना नहीं चाहते, नहीं रखता, मतलब चाहते थे गांव में नहीं रहे, क्योंकि हमारे गांव में और भी लोग हैं। और मेरा पिताजी से प्रेरणा लेकर वो भी धीरे धीरे अपने बच्चों को शहर में पढ़ाए। मतलब पापा की ओर से आर्थिक तंगी, पापा ने आपको आर्थिक तंगी नहीं होने दी? नहीं, पिताजी हमेशा सपोर्ट किए हैं। और वो एक सामाजिक कार्यकर्ता हैं, पंचायत स्तर का चुनाव भी लड़ते हैं, गरीबों के लिए वो सहारा भी हैं, गरीबों का बहुत सारा काम किए हैं क्षेत्र में। ये बताएं कि आप पटना से यहाँ चल के आए, आपने जो है PhD किया, रिसर्च स्कॉलर हैं, JRF किया, इतनी सारी उपलब्धियां हासिल की। इसके बाद आप अब चुनाव लड़ने की तैयारी कर रहे हैं, तो क्या आप पटना यूनिवर्सिटी में छात्र जो राजनीति होता है उससे जुड़े रहे हैं? जी, मैं जब पटना कॉलेज में 2017 से 20 में मेरा ग्रेजुएशन का ये रहा, सेशन रहा 17 से 20, उस दरमियान मैंने छात्रों के लिए, छात्र हितों के लिए विश्वविद्यालय में प्रोटेस्ट किया। विश्वविद्यालय के छात्रों को कोई भी समस्याएं होती थी, उस पर हमने बात किया। उस विषय को हमने VC तक रखा, VC सर के पास रखा। कॉलेज प्रशासन से जुड़ी हुई जो जितने भी समस्याएं थी, हमने अपने स्तर से उन समस्याओं को समाधान करने का प्रयास किया। और मैं छात्र राजनीति मैं मतलब भाग नहीं लिया, मैं चुनाव नहीं लड़ा, लेकिन हाँ छात्रों के लिए मैं हमेशा खड़ा रहता था। और उस दरमियान मैं जेल भी गया, छात्र हितों के लिए लड़ते हुए मैं जेल भी गया। मैं जेल में बेऊर जेल में गया, वहाँ लगभग 15-20 दिन जेल में भी रहा। जी। आपने कहा कि हम छात्र की राजनीति करते हुए छात्र हित में जेल भी गए, लेकिन वो वजह क्या थी जिसकी वजह से आप जेल गए? सर उस समय कोई करेंट मुद्दा रहा था जिस पे हम लोग प्रोटेस्ट कर रहे थे। और पुलिस जो है, आप देख ही रहे हैं कि छात्रों को कैसे बर्बरता तरीके से पीटने का काम करती है, फर्जी तरीके से जेल में डाल देती है। अगर कोई क्वेश्चन लीक हो जा रहा है, कोई एग्ज़ाम का प्रश्न पत्र लीक हो जा रहा है, एक तो वैकेंसी आती नहीं है, जब वैकेंसी आती है तो क्वेश्चन लीक हुआ। उसके साथ साथ अगर हम लोग प्रोटेस्ट करते हैं अपने अधिकारों के लिए, हम लोग अपना हक मांगते हैं सरकार से, तो सरकार जो है लाठियां बरसाने का काम करती है और छात्रों को जेल में डालने का काम करती है। तो इसी के दरमियान मुझे भी जेल में डाल दिया गया था। खैर उससे कोई फ़र्क नहीं पड़ता, छात्र हितों के लिए या जनता के लिए अगर जेल भी जाना पड़े तो कोई दिक्कत नहीं मुझे है। और ये जीवन पूरा जन सेवा के लिए। आप जेल गए थे तो अच्छे कामों के लिए गए थे? जी। बहुत सारे मुद्दे हैं जिस पे हमने आंदोलन किया, कभी जेल में गया, कभी थाना से लौटा दिया। आपने एक चीज़ और कहा कि छात्र राजनीति में हम सक्रिय थे, लेकिन कभी चुनाव नहीं लड़ा। वो कौन से लोग, छात्र नेता की बात करें तो वो कौन कौन थे जिनको आपने जिताया या छात्र लीडर के तौर पे स्थापित किया? तो एक अहम हिस्सा रहे होंगे आप। जैसे मैं मेरे सीनियर थे, सीनियर के साथ मैंने काम किया। उनके चुनाव प्रचार में जितने भी लॉबी बनाना वगैरह सब किए हैं। फिर मेरा बैचमेट भी है जो भी जीता हुआ है।
और मैं जूनियर पे भी काउंसलर वगैरह जूनियर को भी बनवाया हूँ। तो ये सारी चीज़ें हैं, हम लोग का एक परिवार है, विश्वविद्यालय परिवार है, हम लोग मिल के काम करते हैं। विश्वविद्यालय में जो है सभी लोग जो है एक साथ मिल के काम करते हैं। मेरा जब मैं पटना कॉलेज में पढ़ रहा था उसमें मैं नूतन छात्रावास में रहता था, लेकिन दुर्भाग्य की बात यह है कि आज नूतन छात्रावास को पूरी तरह से विश्वविद्यालय प्रशासन पूरी तरह से हटा के वहाँ नया बिल्डिंग खड़ा कर दिया है। नूतन छात्रावास मेरा कर्मभूमि रहा है और नूतन छात्रावास मेरी माँ के समान थी, क्योंकि वहीं से मैं आगे बढ़ा हूँ। तो ये जो छात्रावास था उसे यूनिवर्सिटी प्रशासन ने ख़त्म क्यों किया, वजह क्या थी? सर राजनीति का शिकार हो गया मेरा ये छात्रावास। जो हम पूर्ववर्ती छात्र थे, बता दूं कि जेपी नड्डा जी मेरे छात्रावास में रहे हैं, जो कि आज बीजेपी के बहुत अच्छे लीडर हैं, हाँ राष्ट्रीय अध्यक्ष भी हैं। तो वैसे वैसे लोग और हमारे विश्वविद्यालय से न जाने कितने IAS IPS बने, हाँ कितने मंत्री बने, कितने नेता हैं बिहार में, देश में। तो उन लोगों ने कभी ध्यान नहीं दिया, खासकर जो छात्रावास ख़त्म करने का था। तो आप छात्रावास ख़त्म क्यों कर दिए? 1947 में नूतन छात्रावास बना था, उसको आप ख़त्म नहीं करना चाहिए था। कहीं और बिल्डिंग जो बनाए हैं वहाँ पे, वो बिल्डिंग कहीं और भी बन सकता था। या फिर आप छात्रावास ख़त्म किए तो फिर उसके लिए कोई जगह दीजिए और मेरे छात्रावास को बनाइए। बिल्कुल, क्योंकि अगर एक छात्रावास ख़त्म करते हैं तो वहाँ पे कम से कम 200-300 बच्चे पढ़ते हैं, उनके साथ दिक्कत समस्याएँ आ जाएंगी फिर। लेकिन इतना ही आप कह रहे हैं कि मैंने कई को बनाया, छात्र राजनीति में सक्रिय रहे लेकिन चुनाव नहीं लड़े, और अब आप बिहार विधानसभा का चुनाव लड़ना चाहते हैं, तो इसका चस्का कहाँ से लगा आपको? सर देखिए, पहले तो मैं अपने गांव से देखूंगा तो मेरे पिताजी पंचायत सदस्य का चुनाव लड़ते हैं। जब मैं यहाँ पे विश्वविद्यालय में आया तो छात्र राजनीति से जुड़ा और यहाँ पे एक्टिव पॉलिटिक्स किया, मतलब लोगों के साथ दिया। जहाँ भी हो, जो जितना साथ बना, जितना सपोर्ट बना हमसे, जितना लॉबी बना, उतना हमने सभी को हेल्प किया है। और तो यहीं से मुझे विश्वविद्यालय से ही मुझे प्रेरणा मिला कि नहीं, मैं जब विश्वविद्यालय स्तर पे काम कर सकता हूँ तो क्यों नहीं मैं अपने क्षेत्र में अपने लोगों को देखूँ, जहाँ से मैं आया हूँ, जहाँ से चलकर आया हूँ विश्वविद्यालय में, क्यों नहीं अपने क्षेत्र के लिए कुछ अच्छा करूँ। ये प्रेरणा मुझे मिली, मेरे पिताजी से भी मिली, विश्वविद्यालय से भी मिला। अब मैं जब अच्छे अच्छे प्रोफेसरों को पढ़ा विश्वविद्यालय में तो लगा कि नहीं, मेरे अंदर कुछ करने की जज्बा आया कि कुछ कर सकते हैं बिहार के लिए। जी, बिहार के लिए कुछ कर सकते हैं। लेकिन बिहार की जो सियासत है वो बदनाम है जाति की सियासत के लिए। ऐसे में अंगद पासवान के लिए कितनी बड़ी चुनौती है आने वाला विधानसभा चुनाव, और क्या आपने किसी पार्टी से कांटेक्ट किया है? किसके टिकट पे आप चुनाव मैदान में उतरेंगे? सर कास्ट पॉलिटिक्स तो शुरू से ही रहा बिहार में, लोग जातियों में बांट कर रखना चाहते हैं नेता, लेकिन मैं ऐसा नहीं चाहता हूँ। मैं चाहता हूँ सभी जाति में से एक समरसता की भावना हो। विविधता की देश है सर भारत, विविधता में एकता हमारे परिचय है। हम चाहते हैं कि सभी जाति जो है आपस में मिल के रहे और जो मूल हमारी समस्याएं हैं उस पर सब लोग मिल के क्या बोलते हैं कि सब लोग मिल के उस पर का समाधान करें। ये नहीं कि हम जिस जाति के हैं उस नेता को वोट नहीं देंगे, हम इस जाति के उस नेता को, ये नहीं होनी चाहिए। जो अच्छा कर रहा है, जो अच्छे काम कर रहा है, सभी जातियों से मैं अनुरोध करूँगा कि उन्हें सपोर्ट कीजिए। जो विकास कर रहा है हमारे क्षेत्र में या जो विकास नहीं कर रहा उसको हटाइए। जो हमारे बिहार के लिए या जो हमारे समाज के लिए हमेशा खड़ा है उसको आप जिताइए, बेशक जिताइए, और जो नहीं खड़ा उसको सत्ता में नहीं आने दीजिए, उसको वोट नहीं दीजिए। लेकिन ऐसा तो मतलब रियल लाइफ में होता नहीं है। जो बिहार का वातावरण है, सामाजिक वातावरण, राजनीतिक वातावरण, उसमें तो ऐसा होता नहीं। तो मेरा सवाल यही है कि अंगद पासवान जो है किसी पार्टी से कांटेक्ट किए हैं कि वो उन्हें टिकट दे और एक बेहतर स्वच्छ राजनीति करें, जाति विहीन राजनीति करें, एक ऐसी राजनीति जहाँ पे सबको फ़ायदा हो और सिर्फ विकास की बातें हों? सर मैं बिहार की बात करूं तो मैं बिहार में पला बड़ा हूं और बिहार की धरती से मुझे खुशी मिलती है और आत्मविश्वास मिलता है। और ये बिहारी जो सर पूरा देश में परचम लहराए हुए हैं। अब कहीं भी देख लीजिए तो बिहारियों का शुरू से दबदबा रहा है, चाहे वो राजनीतिक क्षेत्र हो या ब्यूरोक्रेट्स में हो। लेकिन आपका इतना दबदबा है तो आप पीछे क्यों हैं? आप क्या वजह है कि आप हमेशा अगर कोई रैंकिंग हो उसमें आप पीछे रहते हैं? विकास के रैंकिंग में आप पीछे हैं, बेरोजगारी के में भी आप बेरोजगारी में सबसे आगे हैं, सिर्फ बेरोजगारी के रैंकिंग में आप आगे हैं, पलायन में आगे हैं, शिक्षा में पिछड़े हुए हैं।
तो सर मैं चाहता हूँ कि ये सारी मूलभूत सुविधाएं हम लोग को मिले, हमारे सभी जनता को मिले, पूरा बिहार वासियों को मिले, रोजगार मिले, लोग जाति मुक्त बिहार बनाए, जाति मुक्त भारत बनाए। तो मेरी विचारधारा सर जो है वो गरीबों के कल्याण की बात करता है। मेरा विचारधारा कि वैसे लोग जो योजनाओं से वंचित हैं, विकास से वंचित हैं, स्वास्थ्य सुविधाओं उनके पास नहीं पहुंच रही हैं, लोगों के साथ शोषण हो रहा है, अत्याचार हो रहा है, तो मैं इसके खिलाफ आवाज़ उठाने का प्रयास करते रहता हूँ, आवाज़ उठाता हूँ। और हमसे जो मेरी विचारधारा से जुड़ी हुई पार्टियाँ हैं, तो मैं बिहार के बहुत सारे पार्टी के पास गया और बोला कि मुझे चुनाव लड़ना है, अपने क्षेत्र के लिए काम करना है, क्योंकि आज तक आज़ादी के इतने सालों बाद भी जितने नेता हैं सिर्फ जनता को ठगने का काम किया है, कोई रियल में काम नहीं करता है। तो मैं चाहता हूँ कि मेरे अंदर एक विजन है, उस विजन के साथ आगे बढ़ूँ। लेकिन किसी ने टिकट देने का नाम नहीं बोला। किसी ने बोला कि तुम 50,000 इकट्ठा कर दोगे भीड़, किसी ने बोला तुम्हारे पास कितने पैसे हैं, कितना पैसा लेकर आए हो। तो मैं बता दूं कि मैं गरीब किसान का बेटा हूं, मैं पैसे कहाँ से लाऊं टिकट के लिए। और मैं भीड़ इकट्ठा करना एक मामूली सी बात नहीं है, क्योंकि आजकल देखिएगा जितने भी गांधी मैदान में या फिर कहीं भी भीड़ इकट्ठा करते हैं तो सब पेमेंट करके लाते हैं, गरीब मजदूरों को 500 रुपये 400 रुपये दे के लाते हैं। मैं वैसा पॉलिटिक्स नहीं करना चाहता हूँ, भीड़ नहीं, भीड़ तंत्र नहीं, जो आपके कार्यों को देखते हुए आपके साथ स्वेच्छा से जुड़ते हैं, आपके विजन के साथ शामिल होते हैं ना, वो आपका रियल पूंजी है, वही आपका भीड़ है। और मेरे कार्यों को देखते हुए असम के जो हैं नेता, लोकसभा 2 बार रहे, सांसद रहे, कोकराझार से माननीय गण सुरक्षा पार्टी के राष्ट्रीय अध्यक्ष नवाब कुमार सरानिया जी ने मेरे कार्यों को और मेरे जज्बे को और मेरे विल पावर को देखते हुए मुझे सपोर्ट किया। उन्होंने बोला कि नहीं, आप गरीबों के लिए, गरीब दलितों के लिए, आदिवासियों के लिए, पिछड़े के लिए और महिलाओं के लिए, छात्रों के लिए जो करना है आप कीजिए, अच्छा काम कीजिए, हम आपको टिकट देंगे, मुझे कोई पैसा नहीं चाहिए, मैं आपको टिकट दूंगा, आप लड़िए, हम आपके साथ हैं। और मेरे विल पावर को उन्होंने सपोर्ट जी जी जी। लेकिन गण सुरक्षा पार्टी जिसके टिकट पे आप कुटुंबा विधानसभा क्षेत्र से मैदान में उतरेंगे, उसका तो बिहार में कोई वजूद नहीं है। ऐसे में एक अस्तित्व का संकट नहीं होगा आपके सामने? अभी आप राजनीति की शुरुआत कर रहे हैं और शुरुआत ही मतलब एक आत्मघाती कदम जैसा नहीं लग रहा आपको? सर, ये आत्मघाती कदम कैसे बोल सकते हैं? मैं तो लोगों के लिए काम करना चाहता हूँ, बिहार की समस्याओं को ख़त्म करना चाहता हूँ, गरीबों को न्याय दिलाना चाहता हूँ, जातीय हिंसा से ग्रस्त बिहार को मुक्त करना चाहता हूँ। मैं अच्छे विजन के साथ जुड़ा हुआ हूँ। मुझे आत्मविश्वास, मेरे जो सपने हैं, मेरे जो विजन है, मुझे आत्मविश्वास दिलाते हैं। और मैंने पढ़ाई किया पटना विश्वविद्यालय में, जो मैंने पढ़ा है वो मुझे आत्मविश्वास देता है। पटना कॉलेज जो है, मुझे वहाँ के जो प्रोफेसरों को सुनता हूँ, पढ़ता हूँ, तो मुझे आत्मविश्वास इसलिए आता है क्योंकि हमने समस्याओं को पढ़ा कि जो समस्याएं बिहार में क्यों हैं, उसके पीछे अगर आप रीजन देखेंगे तो सर जितनी भी समस्याएं हैं वो कहीं ना कहीं इन नेताओं के द्वारा क्रिएट किया गया है। क्योंकि ये नेता जो अपने कर्तव्य का सही तरह से पालन करते तो आज हम लोग बेरोजगारी जैसी समस्याओं से नहीं झेलते, स्वास्थ्य जैसी मूलभूत सुविधाओं से नहीं जूझते, शिक्षा हम लोग को मिलती, रोजगार मिलता। बिल्कुल आप सही कह रहे हैं, लेकिन आपको ये नहीं लगता कि अगर आप बिहार में जैसे कि जाति आधारित अगर पॉलिटिक्स होती है तो ऐसे आपके पास ऑप्शन थे चिराग पासवान, जो पासवान की पार्टी के तौर पे जाने जाते हैं, पासवान लीडर के तौर पे उनकी पहचान है, उनके पिता रामविलास पासवान बिहार ही नहीं देश के एक बड़े नेता हैं। तो क्या आपने उनसे संपर्क नहीं किया कि वो आपको अपनी बोला ना कि सर मैंने बिहार के बहुत सारी पार्टियों से मैं कांटेक्ट किया था, लेकिन मैं कहीं कहीं देखता हूँ कि कुछ लोग अपना एक विजन बनाते हैं, विजन बड़े बड़े रखते हैं, लेकिन उनकी विजन खोखली होती है। सर चिराग पासवान जी एक अच्छे नेता हैं, लेकिन वो रास्ता भटक गए हैं, वो ज़मीन से जुड़े हुए नहीं हैं और ना ही समाज से जुड़े हुए हैं। अगर आप रामविलास पासवान जी के बेटे हैं, जिन्हें बिहार का एक बड़े दलित नेता, भारत का एक अच्छे बड़े दलित नेता के रूप में जाना जाता है, उनके बेटे हैं, आप बिहारी फर्स्ट की बात करते हैं, मुझे बहुत अच्छा लगता है। बिहारियों के लिए आपको काम करने की आपकी जो जज्बा है उसे मैं सलाम करता हूँ। लेकिन सर वो जज्बा किस काम का? जो आपके विजन में है बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट, लेकिन आपके विजन में जो आपके साथ कार्यकर्ता जुटते हैं
आपके साथ आपके कार्यों पे भरोसा करके, लेकिन आपने उन्हें टिकट नहीं देते हैं। और जब टिकट देने की बारी आती है तो आप फिर वही गलत करने लगते हैं, किसी के और को दे देना टिकट, अपने कार्यकर्ताओं को टिकट नहीं देना जो आपके विजन के साथ जुड़ा हुआ है। आप जो है बिहारियों के लिए कुछ ऐसा काम नहीं किए हैं, आप बिहारियों के लिए ना कोई फैक्ट्री लगवाने का बात कभी किए हैं लोकसभा में, और ना कोई ऐसा ताकि बिहार के रोजगार जैसी समस्याएं ख़त्म हो। आप हमेशा सांसद रहते हैं, तो आप लोकसभा में उठाइए कि बेरोजगारी इतनी है, कंपनियां लगाया जाए बिहार में। आप ये कह रहे हैं कि मतलब जो इनके दावे हैं बिहार फर्स्ट और बिहारी फर्स्ट, ये खोखले हैं, ये सिर्फ कहने की बातें हैं, हकीकत में ऐसा नहीं है। जी जी, खोखली इसलिए मैं बोलूँगा ना कि आप फैक्ट्री लगवाइए बिहार में, कभी बात कीजिए कि हमारे केंद्र सरकार में आप अलायंस में हैं, फैक्ट्रियाँ क्यों नहीं लगवाते हैं? आपके नाम पे 3-4 कंपनियां हैं, वो फॉरेन कंट्री में हैं, आप वो सारी कंपनियां बिहार में क्यों नहीं लगाए हैं? अगर आप वो कंपनियां बिहार में लगाते तो बिहार के लोगों को रोज़गार मिलता, कुछ युवा तो बेरोजगारी से मुक्त होते ना। तो आप टिकट बेच देते हैं, और आप टिकट बेचने ये भी नहीं बेचते, बिहार की तमाम पार्टियां टिकट बेचती है, सिर्फ चिराग पासवान का हम नहीं लेंगे उसमें नाम। लेकिन हम चिराग पासवान की अगर बात आप कर रहे हैं तो आप बिहार फर्स्ट बिहार की बात करते हैं, तो उनको समझना चाहिए कि बिहार में फैक्ट्री लगवाएं, रोजगार के साधन मुहैया करवाएं, स्वास्थ्य के मूलभूत जो सुविधा है वो करवाएं। आप जिस क्षेत्र के मंत्री हैं उससे जुड़ी योजनाएं बिहार वासियों के लिए लाएं, तब न जाके कहीं ना कहीं आप अच्छे नेता हम लोग मानेंगे। बिल्कुल, या फिर आपके साथ जुड़ेंगे। बिल्कुल। ये बताएं कि आप तो उनकी जो विचारधारा है उसकी समीक्षा कर दी, उनका जो नीति है उसकी समीक्षा कर दिया, लेकिन आप जब चुनाव मैदान में उतरने की तैयारी में हैं तो क्या आपके पास अपने विधानसभा क्षेत्र को लेकर कोई रोड मैप है, कुछ ऐसा अपनी नीति बनाया है कि हम इन मुद्दों के साथ चुनाव मैदान में उतरेंगे? जी, मेरा जिस विधानसभा से मैं चुनाव लड़ने वाला हूँ वो मेरे ज़िले के कुटुम्बा विधानसभा क्षेत्र से मैं चुनाव लड़ूंगा, औरंगाबाद ज़िला में। और मैं चाहता हूँ कि पहले अपने क्षेत्र को विकास करूँ। कुटुम्बा विधानसभा देखिएगा तो इतना पिछड़ा हुआ है, शायद ही कोई और विधानसभा पिछड़ा होगा बिहार का। उस क्षेत्र के जितने भी सांसद हैं, विधायक हैं, जीतते तो हैं, लेकिन क्षेत्र में विजिट करने नहीं जाते हैं दोबारा। सिर्फ चुनाव के समय ही उन्हें याद आता कि मेरा क्षेत्र है। तो आप ऐसे कीजिएगा तो कैसे होगा? और वहाँ पे ना कोई स्किल डेवलपमेंट के कोई कार्यक्रम करवाए जाते हैं, न रोज़गार के लिए कोई वहाँ पे एक प्लेसमेंट सेल कोई जाता है वहाँ पे रोज़गार के लिए, ताकि कुछ युवाओं को रोज़गार मिले। और ना ही क्षेत्र में कृषि कार्य के लिए सुखाड़ से उबरने के लिए कोई आप नदियों को डैम बनवाने का काम करते हैं नदियों में। तो ये सारी सुविधाएं हैं। उच्च शिक्षण संस्थानों की कमी है हमारे क्षेत्र में, लोगों को सिर्फ मूर्ख बनाया जाता रहा है पूरे बिहार में। खासकर हमारी भोली भाली जनता है, उसको चाहिए कि आप जागरूक कीजिए, योजनाओं को, आप जनप्रतिनिधि हैं, आप योजना को उन तक पहुंचाइए, तब आप सही मायने में जनप्रतिनिधि होइएगा। ये नहीं कि सिर्फ आप चुनाव के समय आइए, पूरा प्रचार किए, प्रचार पे खर्चा किए, लोगों में पैसे बांटें, अब भोली वाली जनता आपके झांसे में आती है, फिर आपको जिता देती है। बार बार यही होते रहता है निरंतर, और उस क्षेत्र का कल्याण नहीं हो पाता, उस क्षेत्र के लोगों को रोजगार नहीं मिलता है। और आज भी देखिएगा कि गाँवों में महिलाएं प्रसव के दौरान जो है एम्बुलेंस को आने में इतना समय लग जाता है, एम्बुलेंस नहीं आ पाता समय से, बहुत सारी महिलाओं का मृत्यु तो हो जाती है रास्ते में। या अगर किसी को सांप काट ले क्षेत्र में तो स्वास्थ्य क्या बोलते हैं हॉस्पिटल तक पहुंचने में उनकी इतनी देरी हो जाती है कि मौत हो जाता है। तो स्वास्थ्य सेवाओं तक पकड़ नहीं है क्षेत्र में। और क्या बोलते हैं, आप शिक्षा के लिए कोई कार्यक्रम नहीं कर रहे हैं, और ना ही रोजगार से मुक्ति पाने के लिए कोई कार्यक्रम क्षेत्र में चला रहे हैं, ना स्किल डेवलपमेंट की बातें हो रही। तो कहीं ना कहीं हम उस चीज़ को लेकर, और सिर्फ जाति पाति वाला माहौल बना हुआ है, जातीय संकीर्णता फैली हुई है, महिलाओं के साथ आए दिन रेप हो रही। हम चाहते हैं कि सारी चीज़ खत्म हो, और मैं एक ऐसे नेता के रूप में उभरूँ जो ईमानदार हो, जो लोगों के साथ जुड़ के काम करे। ये नहीं कि मैं स्कॉर्पियो में आऊँ, फॉर्च्यूनर में आऊँ और बस जनता से मिलूँ नहीं, उनकी समस्याएं नहीं देखूँ, ऐसा नहीं है। मैं लोगों के साथ रहना, क्योंकि मेरी जीवन गरीबी में बीती है, और मैंने हर एक समस्याओं को झेला है।
इसलिए मैं चाहता हूँ कि मैं बेहतर कर सकता हूँ क्षेत्र में। या छात्र राजनीति में आपने पूरा गुर सीख लिया है कि कैसे जनता को गुमराह किया जाता है? नहीं नहीं नहीं, गुमराह सर करने की आदत नहीं है। गुमराह तो वे लोग कर रहे हैं जो छात्र राजनीति से निकले हुए हैं और विश्वविद्यालय को आज तक देखने तक नहीं गया कि हमारा विश्वविद्यालय किस जर्जर स्थिति में है, वहाँ प्रोफेसर की कमी है कि नहीं, उसका बिल्डिंग कैसा है, पढ़ाई का माहौल कैसा है, कभी मिलने नहीं आए, वो सब गुमराह करते हैं। मेरी राजनीति गुमराह करने वाली नहीं है। मेरी राजनीति जन सेवा के लिए है, सत्ता प्राप्ति के लिए भी नहीं है। जी 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 जी, जन सेवा की राजनीति आप करने की बात कर रहे हैं। ये बताएं कि आपने ये नहीं बताया कि रोड मैप क्या है, आप क्या करेंगे? आरोप तो आपने लगा दिया लोग। मेरी रोड मैप ये है सर कि मैं क्षेत्र में जो है, अगर मैं जीतता हूँ तो मैं जीतूँ या ना जीतूँ, पहले बात जीतूँ या ना जीतूँ, मैं कोशिश करूँगा कि सरकार की योजनाएं हैं जो लोग तक नहीं पहुँच रही हैं, योजना धरी की धरी रह जा रही है, तो उनका लाभ दिलाऊँ। भूमिहीन मजदूरों के जो भूमिहीन गरीब लोग थे उनके लिए सरकार ने व्यवस्था की थी 3 डिसमिल ज़मीन देने की, लेकिन हमारे जनप्रतिनिधि जो है वहाँ के किसी को ज़मीन नहीं दिलवाएं। आप जनप्रतिनिधि हैं ना, आपको सरकार से लड़के ज़मीन दिलवाना है ना आपका काम, आप क्यों नहीं करते हैं? ज़मीन दिलवाइए। सर सरकार की नीतीश कुमार जी की एक और योजना थी कि जो दलित परिवार है जिसकी हत्या कर दी जाती है किसी के द्वारा, उस परिवार को के एक मेंबर को हम सरकारी नौकरी देंगे। तो जो वो सारी योजनाएं क्या हो गई? आप जनप्रतिनिधि हैं, आप लड़िए क्षेत्र में, अब उन योजनाओं को जिनके साथ ऐसा हुआ घटना हुआ है उनको जब दिलवाइए, न्याय दिलवाइए, तब आप नेता हैं। आप सिर्फ बड़े बड़े सभा कर लिए तो नेता नहीं होइएगा, जनता के लिए काम भी करना पड़ता है। अभी जो मौजूदा विधायक हैं आपके राजेश राम जी, कांग्रेस पार्टी के प्रेसिडेंट भी हैं बिहार के, तो क्या वो जो वादे किए थे और जनता ने जिस उम्मीद से उन्हें चुना था वो उसे पूरा कर नहीं पा रहे हैं? अगर सर जनता को पूरा कर देते हैं तो मुझे चुनाव लड़ने की ज़रूरत नहीं पड़ती। मैं उन सारी सुविधा जो मूलभूत सुविधाएं क्षेत्र में नहीं मिल रही उसी के लिए तो आया हूँ, ताकि हमारी जो मूलभूत सुविधा तो मुझे मिले। दैनिक जीवन में जो समस्याएं हो रही है, आ रही है, उससे तो उभरे हम लोग। ना सड़क की सही व्यवस्था, बिजली दर इतने बढ़ गए हैं कि बिजली बिल देने वाले परेशान, गरीब को 10-10 हज़ार 20-20 हज़ार बिजली बिल आता है, परेशान हो जाता है बेचारा। कृषि कार्य नहीं हो पाता है क्योंकि सुखाड़ की स्थिति है, सब जगह पानी नहीं पहुंच पाता है, जल नहीं पहुंच पाता खेतों में, तो आप बांध नहीं बनवा पा रहे हैं, बांध को मोड़कर पानी नहीं ला रहे क्षेत्र में। तो कृषि कार्य जब होंगे नहीं, लोगों की आर्थिक स्थिति कैसे मजबूत होगी? जब आर्थिक स्थिति मजबूत नहीं होगी तो लोग बच्चों को कैसे पढ़ाएंगे अच्छे स्कूलों में? सरकारी स्कूल को देखिए क्या स्थिति है, कोई पढ़ाई नहीं होता है। तो मैं इन सारे विजन के साथ आया हूं कि ताकि जो हमारी मूलभूत सुविधाएं हैं क्षेत्र में वो सभी को मिले। हमारे क्षेत्र में उच्च शिक्षण संस्थान जो है मुहैया हो, हमारे बच्चे जो हैं उनको वहीं पे सभी कॉलेजेस मिले, चाहे मेडिकल कॉलेज हो या फिर IIT कॉलेज हो या फिर जितने भी टेक्निकल कॉलेज है हायर एजुकेशन में होते सब मिले, और लोगों को सुविधा जो है मिलेगा, तभी जो है जनता एक जो है नेता पे भरोसा करेंगे। नहीं तो फिर कुछ दिन तक इंतजार करते, फिर जनता जो है फिर देखती है, समस्याएं देखती रहती है कि आज कुछ हो नहीं रहा है, तो फिर उन लोग परिवर्तन चाहती है, परिवर्तन करते भी है। परिवर्तन करती भी है, तो क्या आपको लग रहा है कि इस बार जो 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे उसमें कुछ परिवर्तन की संभावना आपको दिख रही है? जी बिल्कुल। जनता, राजेश राम जी जब क्षेत्र में आते हैं उनको पता होगा कि जनता उनको किस तरह से विरोध करती है, क्योंकि आप नेता हैं, जनप्रतिनिधि हैं, आपको बिहार में एक अच्छे पोस्ट मिला हुआ है कांग्रेस की तरफ से, और आपको तो और अच्छा से काम करना चाहिए था, क्षेत्र को और डेवलप करना चाहिए था, लेकिन आप क्षेत्र को ही पूरा जर्जर स्थिति बना के रखे हुए हैं, पूरा बिहार घूमते हैं। तो कहीं ना कहीं जनता परिवर्तन चाहती है और इस बार ज़रूर परिवर्तन होगा। वहाँ के विधायक सांसद चेंज होंगे, विधायक चेंज होंगे, तभी कल्याण होगा। और जनता अगर अच्छे विजन के साथ नहीं खड़े रहेगी तो फिर वही स्थिति रहेगा जो पहले थी। आप क्या सोचते हैं जो बिहार में अभी SIR अभियान चलाया गया उसे लेकर के? सर वोटर अधिकार यात्रा की बात करें तो इन लोगों ने चलाया है, वोटर अधिकार यात्रा पूरा बिहार में कर रहा है, लेकिन सिर्फ वोटर अधिकार यात्रा आपको करने पड़ रही है। आप सारी योजनाओं पे कभी यात्रा कीजिए। हाँ, यात्रा खत्म हो चुकी है, समापन हो जो मानते हैं, लेकिन आप जो है आप कभी बेरोजगारी पे यात्रा किए हैं पूरा बिहार में कि बेरोजगारी इतना है, महिलाओं के साथ रेप हो रहा है, कभी आप गए हैं? और भी सारी समस्याएं हैं, कभी आपने शिक्षा में इतनी परेशानियां आ रही है, प्रश्न पत्र लीक हो जाते हैं, प्रोफेसरों की कमी है कॉलेजेज में, इस पर कभी यात्रा किए हैं? बिहार के विकास पे कभी यात्रा किए हैं?
तो आप पाएंगे कि नहीं, ये सारी यात्राएं सिर्फ अपने लिए, ताकि मैं चुनाव में जीतूँ, मैं सत्ता में आऊँ, बस वही यात्रा है, वो उनकी यात्राएं यहीं तक सिमटी रहती है। और SIR की अगर बात करें तो SIR और पहले कहाँ थी, मतलब 2 साल पहले कहाँ थी, चुनाव आयोग पहले कहाँ थे। आप चुनाव के समय SIR जैसी चीज़ें लाते हैं तो आप पहले से कीजिए ना, उसके लिए समय चाहिए ना लोगों तक, क्योंकि लोग परेशान हो जाते हैं। आप उतना जागरूक है नहीं जनता, गरीब लोग उतना ध्यान नहीं दे पाते कि SIR क्या है, अपना काम में लगी रहती है, तो वो सारी जो है उनको जो है परेशानी होती है रियल में। आप ये कह रहे हैं कि SIR गलत नहीं है, लेकिन अगर SIR के खिलाफ जो लोग विरोध कर रहे हैं महागठबंधन के लोग, वो भी गलत नहीं है, लेकिन जो चुनाव आयोग का SIR है उसकी टाइमिंग को लेकर आप कहीं ना कहीं चुनाव आयोग को निष्पक्ष होना चाहिए। वो किसी के पक्ष में अगर रहती है तो समझिए कि पूरा लोकतंत्र जो है खतरे में आ सकता है, क्योंकि चुनाव आयोग अगर निष्पक्ष नहीं रहेगा सर तो फिर सरकार गलत चुनी जाएगी। उनको और समय देना चाहिए था, 1 साल 2 साल समय देना चाहिए था उसको पूरी तरह से, क्योंकि चुनाव नज़दीक है और ऐसा जैसे मुद्दे लाइएगा तो क्षेत्र में लोग जो है ना तो जागरूक नहीं है। तो मतलब ये राहुल गांधी, तेजस्वी यादव कह रहे हैं कि वोट चोर गद्दी छोड़, जो नारे लगा रहे थे अभी, तो वो सही कर रहे हैं? वोट चोर गद्दी छोर के नारे लगा रहे हैं, लेकिन वो तो ठीक है कि आप लगाइए नारा, लेकिन ये भी नारा लगाइए ना कि सरकार जब आपकी बनती है तो आपने कितना बेरोजगारी दूर किया है। सरकार केवल दूसरे सरकार पे आप आरोप प्रत्यारोप करते हैं, लेकिन मूलभूत सुविधाओं जो है शुरू से ही दलित पिछड़ों के साथ जो है अन्याय हुआ है, चाहे वो कांग्रेस का हो सरकार हो या BJP का सरकार हो। कांग्रेस में क्या जातीय हिंसा नहीं होती थी क्या, गरीबों का अधिकार नहीं छीना जाता था क्या? तो सरकार जिसकी भी आई है सबने गरीबों दलितों के लिए कोई अच्छा काम नहीं किया, सब में गरीब दलित जो है, पिछड़ा जो है, आदिवासी, सबने उनका शोषण किया है और एक वोट बैंक के रूप में इस्तेमाल किया है। सर मैं चाहता हूँ कि सिर्फ दलित जो है वोट बैंक के लिए नहीं बने, दलितों का अधिकार मिले। सरकार सबकी आती है, आती जाती रहती है, लेकिन गरीब जो है गरीब ही रहता है, उसके लिए कोई सोचने वाला नहीं है। बिहार के जितने भी बड़े नेता हैं वो छात्र राजनीति के ही उपज है। आप भी छात्र राजनीति में हिस्सा लिए हैं, तो हर बातों को बहुत ही चालाकी से आप गोलमोल जवाब दे रहे हैं। ये बताइए कि आपका जो भी अभी बिहार के बड़े नेता हैं उनमें आदर्श कौन है, आपका रोल मॉडल कौन है, किसे आप पसंद करते हैं सबसे ज़्यादा? सर मैं नेता की अगर बात करेंगे तो मैं बोलना चाहूँगा कि मैं जो हाशिए पे खड़े लोग हैं उनके लिए जो काम करे मैं उन्हीं को नेता मानता हूँ। अगर बिहार में बहुत सारे नेता हैं, लालू जी हैं, रामविलास पासवान जी थे, नीतीश कुमार जी हैं, सारे जेपी जो है जयप्रकाश नारायण थे, सारे जो है बिहार पटना विश्वविद्यालय के उपज हैं। तो कहीं ना कहीं आप पटना विश्वविद्यालय से छात्र राजनीति करते करते अब बिहार की राजनीति में अपना मुख्यमंत्री बने, मंत्री बने, ये सारी चीज़ है। तो आप लोगों ने क्या बिहार के लिए किया है, पहले मैं ये बोलूँगा। आज भी है 20 सालों 25 साल की बात करते हैं तो आपने कौन कौन सी फैक्ट्रियाँ, कौन कौन से? नहीं, मेरा सवाल ये है आपसे सीधा कि आपका रोल मॉडल कौन है नेता जो आपका आदर्श है, जिसे आप पसंद करते हैं? सीधी सी बात। सर अगर क्वेश्चन करते हैं तो मैं क्या करूं, सबने ही बिहार को ठगा है सर, ठीक ना। लेकिन हाँ, किसी ने, देखिए लालू यादव जी की अगर बात करें तो सामाजिक न्याय के क्षेत्र में उन्होंने काम किया है। नीतीश जी भी अच्छे नेता हैं, मानते हैं कि शुरुआती पीरियड नहीं, आपका आदर्श कौन है, किसे आप सबसे ज़्यादा पसंद करते हैं, ये बताएं। अगर किसी एक नेता की बात करेंगे तो मैं किसी एक नेता की मैं बात नहीं करूंगा। मैं अगर बिहार की बात नहीं है, हम APJ अब्दुल कलाम को मानने वाले व्यक्ति हैं, राम मनोहर लोहिया को मानने वाले व्यक्ति हैं, उनके डॉक्टर अम्बेडकर के विचारों पे चलने वाले हैं। सर अगर किसी एक विशेष व्यक्ति या एक नेता की बात करें तो मैं नहीं बोलूँगा सर कि मेरा कौन फेवरेट नेता या क्या है, क्योंकि सबने बिहार के लिए कोई काम नहीं किया। अगर बिहार के लिए आप काम करते तो आज ऐसी सिचुएशन नहीं रहती बिहार का, क्योंकि बिहार जो है आज मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य मात्र बन के रह गई है। अगर आप लोग अच्छे नेता होते तो आज इस नौबत नहीं ना आती। हम लोग क्यों, हमारे लोग जो है, हमारे परिवार वाले क्यों दूसरे राज्यों में काम खोजने के लिए 10,000 15,000 की मजदूरी के लिए बेबस हो जाते हैं। RJD सुप्रीमो लालू प्रसाद यादव जो है गरीबों का मसीहा लोग कहते हैं, उन्हें सामाजिक न्याय का जनक लोग कहते हैं,
और बहुत सारे कारणों से विवादों में भी रहे हैं और सीएम नीतीश पिछले 20 सालों से बिहार की गद्दी पे बैठे हुए हैं, चाहे जैसे भी बैठे, पलटी मार के बैठे या चाहे जैसे भी बैठे, और लोग उन्हें विकास पुरुष कहते हैं। तो इन दोनों नेताओं में आपको कौन सा ज़्यादा अच्छा लग रहा है? सर देखिए, लालू जी का कार्यकाल अगर हम देखें तो उनमें जो है उन्होंने सोशल जस्टिस के लिए अच्छा काम किया, सामाजिक न्याय और पिछड़ों के हक के लिए उन्होंने बात किया है। पिछड़ों को की बात जो कि उससे पहले कोई नेता नहीं करता था। पिछड़ों के आवाज़ माने जाते हैं, दलितों के आवाज़ माने जाते हैं। रामविलास पासवान जी एक अच्छे नेता थे। नीतीश कुमार की बात करें तो ये काम देखिए, इनकी योजनाएं तो बहुत सारे लाते हैं, लेकिन उन योजनाओं को जो है सही से इम्प्लीमेंट नहीं हो पाता बिहार में। अगर सही से इम्प्लीमेंट हो जाए ना तो ये भी अच्छे, इनकी भी बहुत सारी योजनाएं हैं स्कीम से, लेकिन वो स्कीम का क्या फ़ायदा जो आज भी मतलब ग्रामीण स्तर उससे वंचित है, ग्रामीण स्तर के लोग वंचित है, गरीब जनता वंचित है। पूरा जो लोग नौकरशाह जो है इनके सरकार में इतने क्या बोलते तानाशाह हो गए हैं कि बिना पैसे लिए बातें नहीं करेंगे आपसे। आप ब्लॉक में जाइए, आपसे पैसा लिया जाएगा। आप इलाज करवाने जाइए पीएमसी जैसे बड़े अस्पतालों में जाइए, तब से जो डॉक्टर हो कर्मचारी होंगे पैसा लेंगे, तब आपका इलाज से जैसे होगा। तो कहीं ना कहीं करप्शन के सरकार में ज़्यादा है सर। लालू यादव के सरकार में उन्होंने ब्यूरोक्रेट्स को एकदम क्या बोलते हैं, ब्यूरोक्रेट्स को उन्होंने कंट्रोल करके रखा था, लेकिन इसे कंट्रोल नहीं हो पाती है सरकार नीतीश जी से। आप ब्यूरोक्रेट्स को कंट्रोल कीजिए इसलिए ताकि वो आपके ब्यूरोक्रेट्स जो है, नौकरशाह जो है, जो पदाधिकारी है, करप्ट हो रहे हैं, इन पे लगाम लगाना होगा। कहीं ना कहीं इन कर्मचारियों की वजह से जो है बिहार पीछे है। ये बताएं कि अभी जब 2 महीने के बाद विधानसभा चुनाव होंगे तो आप जनता से क्या अपील करना चाहें, बदलाव की या फिर नीतीश कुमार की? सर मैं बदलाव इसलिए चाहूँगा ना कि बदलाव जब तक नहीं होती है, क्योंकि लोकतंत्र है सर, लगातार एक व्यक्ति को आप प्रधानमंत्री या मुख्यमंत्री बनाए रहिएगा तो तानाशाह बन जाएंगे ना वो। तो परिवर्तन होते रहना चाहिए, सत्ता बदलते रहने चाहिए। और अगर आपकी हमारी समस्याएं दूर नहीं हो रही तो एकदम बेशक है कि परिवर्तन होना चाहिए, सत्ता बदलना चाहिए, और तभी जनता का कल्याण हो सकता है। मतलब नीतीश जी को अब रिटायरमेंट ले लेना चाहिए? हाँ जी, बिल्कुल रिटायरमेंट लेना ही चाहिए। अगर आप सक्षम नहीं है बिहार चलाने में तो आप रिटायरमेंट। ये कैसे आप कह दिए कि सक्षम नहीं? इसलिए सक्षम नहीं है क्योंकि आपने बेरोजगारी नहीं दूर की। आप लगातार सरकार में हैं, आपकी जवाबदेही है बेरोजगारी दूर करना। आपके शासनकाल में इतने क्राइम बढ़ रहे हैं, उसको कंट्रोल नहीं कर पा रहे हैं, और ब्यूरोक्रेट्स इतने ताकतवर हो गए हैं कि जनता को समझते नहीं हैं। पुलिस छात्रों पे लाठीचार्ज करती है जब अपने अधिकार के लिए छात्र सड़क पे उतरते हैं। तो ये सारी सिचुएशन के साथ अगर बिहार कैसे चलेगा सर? कैसे चलेगा? बिहार में तो नीतीश जी कह रहे हैं कि सुशासन है, उनकी पार्टी के लोग कह रहे हैं सुशासन है, कानून का राज है, और सड़कें चमचमाती हुई है, बिजली है, आप बिहार के किसी कोने से राजधानी पटना 5 घंटे में आ सकते हैं। और क्या चाहिए सर? अगर ऐसा बात है कि सड़कें चमचमा रही हैं तो आप सिर्फ पटना देख रहे होंगे, पटना की सड़कें चमचमा रही हैं। बाकी ग्रामीण क्षेत्र की सड़कों में आपको जाइएगा ना तो आपको पता चलेगा कितना गड्ढे हैं सर। चुनाव के समय जो है सड़कों में थोड़ा बहुत काम लगा के सड़कें मरम्मत कर दिया जाता है, दिखाने के लिए कि हाँ मैंने सड़कें बनवा दिया है, लेकिन जैसे चुनाव खत्म होता है सड़क टूटने लगता है। और रही बात की सुशासन की आप बात किए ना, तो क्या सुशासन के शासनकाल में क्या बिहार से बाढ़ जैसी समस्याएं खत्म हो गई है? क्या बेरोजगारी दूर हो गया? क्या रेप कम हो गए हैं? क्या दलितों के साथ अत्याचार कम हो गए हैं? क्या कम हो गए हैं? सब तो वही है। क्या बेरोजगारी खत्म हो गई है? क्या स्वास्थ्य सेवाओं तक लोगों का पहुँच है अभी तक? तो सारी समस्याएं तो अभी है ही। तो सुशासन की सरकार इसको कैसे बोल सकते हैं? शराबबंदी की अगर बात करें तो शराबबंदी में सबसे ज़्यादा गरीब दलित पिछड़ा जो है जेल में है, 40% है। बाकी जो माफिया खुलेआम घूम रहे हैं, माफियाओं का राज चल रहा है, भू माफियाओं का राज चल रहा है, शराब माफियाओं का राज चल रहा है, बालू माफियाओं का राज चल रहा है, आपका जो पुलिसिया राज चल रहा है। किसी को मार देना, गरीब जनता में अगर कुछ घटनाएं हो जाती है ऐसी, गरीब लोग जाते हैं FIR करवाने को, FIR तक नहीं लिया जाता है। लेकिन बिहार का सबसे बड़ा जो दलित नेता है, जो जिनके 5 सांसद हैं, वो तो कह रहे हैं कि भाई नीतीश कुमार 2025 और फिर से नीतीश
हम चिराग पासवान जी की बात कर रहे हैं, बिहार फर्स्ट, बिहारी फर्स्ट की बात कर रहे थे, लेकिन इस बार तो दिख रहा है कि वो नीतीश जी के चरणों में दंडवत किए हुए हैं। हाँ, चिराग पासवान जी को तो मैं बोल ही रहा हूँ कि कम से कम आपको जब आप सीट आपको नहीं मिलता है तो आप सरकार का विरोध करते हैं। जैसे सीट मिलता है आपको, आपका गठबंधन से, अच्छा आपको लगता है कि हाँ इतना सीट हम बेच सकते हैं, तो आप खुश हो जाते हैं या फिर चुप हो जाते हैं। और जब आपको सीट कम दिया जाता है तो लगता है विरोध करने के वजह से सीट कम दिया जा रहा है। तो सर इनकी अपने क्या बोलते हैं, सिर्फ अपने पार्टी के लिए, अपने परिवार के लिए पॉलिटिक्स करते हैं, बिहार के लोगों के लिए नहीं सोचते हैं। और हम बता दें कि इन्होंने, इनकी अगर 5 सीटों में देखिएगा तो देखिए कि इनकी में दलित आदिवासी कितने हैं और बाकी लोग कितने हैं। दलित आदिवासी कोई काम नहीं करते दलितों के लिए, खासकर दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं, लेकिन दलितों के लिए कोई काम नहीं करते। दलितों के लिए काम नहीं करते, लेकिन 2 सांसद तो उनके दलित, 3 सांसद उनके दलित हैं। तो 3 सांसद सर, 3 सांसद अगर देखेंगे तो 1-2 पैसे से उन्होंने टिकट दे के बेचा है और 1-2 एक परिवार के ही होंगे। आप ये कैसे कह रहे हैं कि पैसे दे करके? ये तो बहुत गंभीर आरोप लगाना हुआ। गंभीर आरोप मैं नहीं लगा रहा हूँ, और सिर्फ वही नहीं पैसे बेचते हैं। बिहार की जितनी बड़ी पार्टियां हैं, बड़ी बड़ी पार्टियां, सब पैसे पे बेचती है टिकट। और चुनाव में देखिए करोड़ों करोड़ों सब कमाएंगे टिकट बेच के, सिर्फ करोड़ों करोड़ों कमाएंगे। सब पार्टी बेचेगा टिकट, कोई वैसे नेता को नहीं दे रहा है वोट टिकट जो कल्याण, जो क्षेत्र का जो है विकास करे। सिर्फ जो करोड़पति हैं, बिजनेसमैन हैं, जिनके पास था ब्लैकमेल वाली ब्लैक पैसा है, उनको टिकट आसानी से मिल जाती है, ताकि वो 3 करोड़ 4 करोड़ 5 करोड़ पार्टी को पहुंचा देते हैं, उनको टिकट आसानी से मिल जाता है। तो यही चीज़ तो ख़त्म करना है ना सर। जिनको विरासत में पार्टियां मिली हुई है, जिसके विरासत में जो मिली हुई है सत्ता या फिर राजनीति, वे चीज़ जब तक नहीं ख़त्म होंगे बिहार से, तब तक बिहार का कल्याण नहीं होगा। ये सब खरीद फरोख्त की राजनीति करते रहेंगे। ये बताएं अंगद जी कि आप जिस तरह से पटना यूनिवर्सिटी में राजनीति की है, क्या लोग जो जनता है और नेता हैं, जनता क्या सचमुच इतनी मूर्ख है कि जो नेता की बातों में आके गुमराह हो जाती है, या लोग सच्चाई से सही मुद्दे को देखना नहीं चाहते हैं? जनता मूर्ख नहीं है सर, जनता के पास शिक्षा नहीं पहुंच रही है। ग्रामीण स्तर से शिक्षा अगर पहुंचेगी ना तो जनता मूर्ख नहीं है, जनता बहुत पढ़ा है। जनता को आप शिक्षा दीजिए, स्वास्थ्य रोजगार दीजिए, लेकिन आप देते नहीं हैं तो मूर्ख सिर्फ बनाते हैं। धर्म के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जाति के नाम पे पॉलिटिक्स करते हैं, जाति के नाम पे बांट देते हैं। तो इसमें हम मूर्ख बोल सकते हैं कि आप जातियों में बढ़ जाते हो। जिस दिन आप जाति से ऊपर उठकर काम करोगे, वोट दोगे, या फिर जाति से ऊपर उठकर विकास की बात करोगे, तब तुम्हारा बिहार आगे बढ़ेगा। अगर इसी में फंसे रहोगे तो बिहार आगे नहीं बढ़ेगा, फिर बिहार और पीछे चलता जाएगा। और हम सरकार को भी आरोप लगाना चाहते हैं कि सरकार जो है शिक्षा व्यवस्था को ख़त्म करने का प्रयास कर रही है। ये बताएं कि अभी आप शराब की बात कर रहे थे, शराबबंदी है बिहार में, लेकिन कहते कि इस शराबबंदी की वजह से कई लोगों ने अकूतकाली कमाई अर्जित की है, तो दूसरी तरफ बड़ी संख्या में जो है खास करके दलित समाज के लोग जो है वो जेलों में बंद हैं, या फिर जेल से निकले हैं तो मोटी जो है जुर्माने की राशि भरकर बाहर आए हैं। शराबबंदी जो है नीतीश जी का अच्छा फैसला था, मैं उसका सम्मान करता हूँ उनके फैसले को। लेकिन अब ये शराबबंदी कुछ रहा नहीं बिहार में, सभी जगह शराब उपलब्ध हो जा रहे हैं, और सरकार को भी पता है, नीतीश जी को भी पता है। और जितने शराब माफिया हैं वो सब खुलेआम घूम रहे हैं, क्योंकि जितने भी हमारे बॉर्डर से सटे हुए एक देश है और राज्य है, वहाँ से जो है शराबें कैसे आ जा रही है बिहार में? क्या वहाँ पे प्रशासन जो है वो मिली हुई है क्या? तो पाएंगे कि आप प्रशासन वहाँ की मिली हुई है, मोटी रकम दे के छोड़ देता है, कंटेनर के कंटेनर शराब आ जाती है। शराब बिहार में भी लोग बनाते हैं, नकली शराब बनाते हैं, जिसमें एक घटना भी आया था कि 30-35 या 40 लोगों की मौत भी हो गई थी नकली शराब पीने से। तो आप देखेंगे कि बिहार में जितनी भी गरीब, दलित, महिला हैं, जनता है, वो शराबबंदी से सबसे ज़्यादा उनको हानि हुई है, क्योंकि पुलिस जाती है, रात में रेड मारती है, और गरीब महिला को किसे ना कहीं पे अगर मिल जाता है 1-2 बोतल शराब तो उनको जेल में डाल देती है। जब कंटेनर जब माफियाओं का पकड़ा जाता है तो वहाँ पैसा लेके छोड़ दिया जाता है। तो ये कहीं ना कहीं पुलिस का भी
यहाँ पे नैतिकता को पालन करना चाहिए। अगर शराबबंदी अगर सरकार की है तो आप लोग को भी समझना होगा। आप लोग सब साथ मिलके शराबबंदी जब तक नहीं कीजिएगा तब तक शराबबंदी होगी नहीं। और एक तरह से बोल सकते हैं कि शराबबंदी नहीं है, अगर आया तो आप पूरी तरह से शराबबंदी करो वास्तव में, या फिर ये ढकोसले बंद कर दो, पूरी खुलवा दो बिहार में शराब। जी जी। शराबबंदी इसलिए लाया गया था ना कि महिलाओं पे अत्याचार बढ़ रहा था बहुत, लगातार आए दिन घर टूट रहे थे, परिवार टूट रहे थे, और महिलाओं पे हिंसक घटनाएं हो रही थी उनके साथ। तो कहीं ना कहीं उनके पास, सरकार के पास जो महिला सब बोली उनको कि हाँ शराबबंदी कीजिए। उन्होंने शराबबंदी किया, लेकिन वास्तव में शराबबंदी नहीं हुई, और तो बहुत सारे नशा और बढ़ा है, बहुत सारे सूखे नशे और बढ़ गए हैं इसी कारण। ये आपको नहीं लगता कि जिस तरह से शराबबंदी की गई है और पीके जैसे लोग हैं जो कहते हैं कि अगर हमारी सरकार बनी तो हम शराबबंदी को मतलब अपने पहले हस्ताक्षर से ख़त्म कर देंगे, तो इसे आप कैसे देखते हैं? या यूं कहें कि आप क्या इस पक्ष में हैं कि शराबबंदी ख़त्म होनी चाहिए? सर जब पीके की अगर बात करते हैं प्रशांत किशोर जी का, तो ये क्यों नहीं बोलते कि मैं पूरी, जब मेरी सरकार आएगी तो पूर्ण शराबबंदी कर दूंगा? ये क्यों नहीं बोलते हैं? ये भी तो आप बोल सकते हैं ना कि मेरी सरकार आएगी तो मैं पूरी तरह शराबबंदी कर दूंगा, लेकिन मेरी सरकार आएगी तो मैं शराब खोल दूंगा। शराब मतलब फिर से वही, तो ये गलत बात है, उनको ऐसा नहीं बोलना चाहिए। आप पूरी तरह शराबबंदी कीजिएगा तो मैं आपको भी सम्मान करूंगा। ये नहीं कि मेरी सरकार आई तो शराब खोल दूंगा, ये सही नहीं है। मैं इसके पक्ष में नहीं है। नहीं, इसका विरोध। ये बताएं कि चिराग पासवान जो पासवान समुदाय से आते हैं वो कहते हैं कि हम पीएम मोदी के हनुमान हैं, और कई लोग उन पे आरोप लगाते हैं कि वो बीजेपी के पिछलग्गू हैं और डर से हनुमान बने हुए हैं। देखिए सर, चिराग पासवान एक अच्छे नेता हैं। अच्छे नेता किस मायने में अच्छे नेता? एक अच्छे नेता इसलिए हैं कि जनता की आवाज़ जो है बखूबी से उठाने का काम करते हैं। मैं उनका जो देखता हूँ लोकसभा में, लेकिन रियल जो है, जो वास्तव में आवाज़ उठानी चाहिए वो नहीं करते हैं। और दूसरे बीजेपी के पछलग्गू इसलिए भी है ना सर कि सिर्फ मोदी का आप हनुमान बने हुए हैं, मोदी जी राम बने हुए हैं, तो आपके क्षेत्र में जो है आपकी जनता क्यों इतने परेशानियों से जूझ रही है? सिर्फ आपके हनुमान बनने से नहीं ना होगा ना सर। आप जनता के लिए काम कीजिए। और मैं तमाम जो बिहार की पार्टियां हैं उनसे भी बोलूँगा कि आप लोग सभी लोग सामूहिक रूप से मिलके एक अच्छा विजन बनाइए, और केंद्र सरकार से मांग आप लोग कीजिए, जो भी विधायक सांसद हैं, कि हमारे क्षेत्र में फैक्ट्रियां आप लोग लगवाओ। आप लोग सरकार में हो, फैक्ट्रियां लगवाओ, पहले बेरोजगारी दूर करो। और सरकार से, नीतीश कुमार जी से मैं ये बोलना चाहूँगा कि आप जो है शिक्षा में, शिक्षा सुधार में आप काम कीजिए। विश्वविद्यालय में अगर देखेंगे तो लगभग 1200 कॉलेज है पूरा बिहार में, वहाँ प्रोफेसरों की इतनी कमी है कि किसी डिपार्टमेंट एक प्रोफेसर है तो कहीं गेस्ट फैकल्टी भी नहीं है, बहुत दिक्कत है। तो जबकि सारी जो शिक्षा व्यवस्था जो खोखली क्यों कर रहे हैं? क्या आप जनता को नहीं चाहते हैं कि बिहार की जनता पढ़े लिखे आगे बढ़े? तो इन लोग चाहता है नेता लोग कि कोई जनता पढ़े नहीं, छात्र पढ़े नहीं। अगर इन लोग पढ़ लिख जाएगा तो आवाज़ उठाने लगेगा, फिर हमारी सत्ता चली जाएगी। इसीलिए ऐसा व्यवस्था करके रखा है लोगों ने। जी जी जी। ये बताएं अंगद जी कि एक समय में जब संयुक्त मतलब यानी कि बिहार था, झारखंड अलग नहीं था, उस वक्त पासवान समुदाय के लोग अच्छी खासी संख्या में मतलब एमएलए चुने जाते थे, एमपी चुने जाते थे, लेकिन अब स्थिति बदल गई है। तो क्या आपको आइडिया है कि इसकी वजह क्या है? सर जब झारखंड विभाजन हुआ तो क्षेत्र का भी विभाजन हुआ, क्षेत्र कम छोटे हुए, अपना बड़े दोनों अलग अलग क्षेत्र बन गए। वहाँ की अपनी अलग पॉलिटिक्स है, बिहार की अलग पॉलिटिक्स है। वहाँ की सुविधाएं जो है भले सिमिलर हो सकती हैं, मूलभूत जो समस्याएं हैं, लेकिन जब झारखंड अलग हुआ तो बिहार के सांसद विधायक जो हैं पासवानों की बोल रहे हैं कि कम है ना, तो इसलिए भी कम है, पासवानों के नहीं, पूरे दलितों की कम है। लोग बिहार की बड़ी बड़ी पार्टियां दलितों को टिकट नहीं देती है। वो तो रिजर्व सीट है कि 38 को सीट, 38-40 को सीट मिल भी जाता है, और रिजर्व नहीं रहता ना तो वो भी नहीं मिलता। हम बता देते हैं इतना। लोग नहीं चाहता कि गरीब दलित आगे बढ़े और दलित में कोई अच्छे नेता बने। सब लोग गुमराह सिर्फ करता है, उसका वोट बैंक का राजनीति कर ले, उसका वोट बैंक लेना है, लेकिन दलितों को मतलब एक पॉलिटिक्स नेतृत्व करने का जो विजन उनके पास नहीं है कि दलित भी नेतृत्व करे, उनके पास ये नहीं है। तो हम चाहते हैं कि भाई दलितों को
आप जो है सिर्फ पासवानों की नहीं बात करेंगे, जो भी दलित में जातियाँ आती हैं सबकी भागीदारी बराबर होनी चाहिए बिहार में, सबको टिकट मिलना चाहिए, हर एक जाति से टिकट मिलना चाहिए, तभी कल्याण होगा बिहार का। वैसा नहीं कि सिर्फ जो पैसा दे के आ रहा है और टिकट ले रहा है वो नहीं होना चाहिए। एक आप गरीब व्यक्ति को बनाइए ना, वो समस्याएं देखा है, झेला है। जो एसी में रह रहा है, जो फॉर्च्यूनर से घूम रहा है, उसको क्या समस्या पता चलेगा। लेकिन आप तो कहते हैं कि चिराग पासवान जी अच्छे नेता हैं और पासवान समुदाय के लोग उनको बहुत टूट कर सपोर्ट करते हैं, उनकी जनसभाओं में पासवान समुदाय का जनसैलाब उमड़ता है। लेकिन जब टिकट बंटवारे की बात आती है तो पासवान समुदाय क्या, या यूँ कहें कि दलित समुदाय ही उससे वंचित रह जाता है। हाँ, कहीं ना कहीं मुझे ऐसा लगता है कि इनको जो है दलितों को ज़्यादा भागीदारी देनी चाहिए, क्योंकि आप दलित पॉलिटिक्स करते हैं ना, तो दलित राजनीति करते हैं, दलितों को आप भागीदारी नहीं दीजिएगा अपने पार्टियों में, तो बाकी पार्टियों से क्या उम्मीद रखते हैं। आपको तो समझना चाहिए ना कि मैं दलितों को टिकट दूं, चाहे विधानसभा हो या लोकसभा हो। अपने समाज के लोगों को टिकट नहीं दीजिएगा। आप जिस समाज के लिए आप लड़ रहे हैं, दलित नेता के रूप में जाने जाते हैं, तो फिर कैसे आप बोलते सकते हैं हम दलित नेता हैं। आप उनको पॉलिटिकल पार्टिसिपेशन तभी बढ़ेगा जब आप सपोर्ट कीजिएगा। आप ही सपोर्ट नहीं करते हैं तो मैं जब बोलूँगा कि आप जो है कहीं ना कहीं इस मामले में पीछे हैं, आपको टिकट देना चाहिए। गरीब वैसे लोग जो समस्याओं से उनको झेला है, वैसे लोगों को भी टिकट दीजिए। सिर्फ बेच, और बिहार की तमाम पार्टियां, नहीं बोले हम, तमाम पार्टियां टिकट बेच देती है ना, दिक्कत ये है। सिर्फ खरीद फरोख्त की राजनीति जब तक चलेगी बिहार में, तब तक बिहार का विकास नहीं होगा। और जब तक ये लोग बिहार से नहीं हटेंगे, अच्छे नेताएं, पढ़े लिखे लोग, प्रोफेसर वगैरह पॉलिटिक्स में नहीं आएंगे। मैं तो चाहता हूं कि एक विधानसभा लड़ने और लोकसभा लड़ने के क्राइटेरिया, एक योग्यता निर्धारित कर देनी चाहिए सरकार को। कम से कम आपको मास्टर की डिग्री प्राप्त होनी चाहिए कि किसी भी विषय में, तब आप विधानसभा को चुनाव लड़ सकते हैं। ऐसी कर देनी चाहिए सरकार को, क्योंकि बिना पढ़े लिखे लोग आ जाते हैं, रेपिस्ट लोग आते हैं, क्रिमिनल लोग आते हैं, बिजनेसमैन लोग आ जाते हैं। कौन लाते हैं? और यही चीज़ जो है बिहार को या फिर देश को एकदम बर्बाद किए हुए। इनको लाने वाला कौन है, कौन जिम्मेदार है इसका? सर, लाने वाले तो भाई पॉलिटिशियन जिम्मेदार हैं, जो बड़ी बड़ी पार्टियां हैं, जिनका कहीं ना कहीं वजूद है बिहार और देश में, वही से तो ला रही है ना। गरीबी दूर करने के नाम पे 10-10 हज़ार चले गए हैं। कई तरह की योजनाओं का फ़ायदा दिया जा रहा है, बिजली बिल से लेकर के तमाम वो सुविधाएं देने की सरकार ने घोषणा की है। तो इसे आप कैसे देखते हैं? ये महज वोट की राजनीति है, ये महज वोट की राजनीति है। देखिए सर, अभी चुनाव आए, देखिए इतना बिहार में कितना बड़ा बड़ा रैलियाँ हुई। चुनाव आते हैं तो बहुत सारी योजना, तुरंत पर डे एक योजना आता है, समझे। चुनाव जब आ रहा है तब आप क्यों ला रहे हैं? आप 5 सालों से कहाँ थे, 10 सालों से आप कहाँ थे जी? सिर्फ गुमराह करते हैं कि हम महिलाओं को 10-10 हज़ार रुपया देंगे रोजगार के लिए। तो आप 5 साल पहले क्या आपको पता नहीं था कि चुनाव समय में आपको याद आया कि अच्छा महिलाओं को देना चाहिए? तो जो ये वादे हैं, चुनाव के समय बड़े बड़े वादे किए जाते हैं, लेकिन उन वादों पे अमल नहीं किया जाता है। ये सबसे बड़ी दिक्कत है बिहार सरकार की या केंद्र सरकार की, किसी के भी जो है। चुनाव के समय लगातार वादे, खोखले वादे। ये बताएं कि बिहार की सबसे बड़ी समस्या पलायन है, और जब भी चुनाव के मौके आते हैं तो ज़ोर शोर से तमाम राजनीतिक दल पलायन ख़त्म करने के वादे करते हैं, उद्योग धंधे लगाने के दावे करते हैं। लेकिन अभी सरकार जो है उद्योग नीति भी लेकर आई है। कई लोग कह रहे थे कि इतनी अच्छी नीति है कि अगर सरकार पहले लाती तो बहुत कुछ बिहार में बदल जाता। देर से ही सही, लेकिन अच्छी उद्योग नीति लाई है सरकार। लेकिन हैरानी की बात है कि कैग का रिपोर्ट कहता है कि जब बिहार में आज़ादी के बाद 3000 के करीब छोटे बड़े कल कारखाने थे, उनमें से 800 से ज़्यादा बंद हो गए। तो ऐसे में ये एक हैरानी की बात नहीं है कि जो है उसे बचा नहीं पा रहे हैं और नई लाने की बात कर रहे हैं? तो सरकार जो है, चाहे वो लालू यादव की सरकार हो या फिर नीतीश जी की सरकार हो, किसी की भी सरकार हो बिहार में, बिहार की बात करें तो, या कि केंद्र की भी सरकार हो, तो पलायन पे, बेरोजगारी पे बड़े बड़े बातें करती है। लेकिन आपको बता दूं कि बिहार जो है मजदूर सप्लाई करने वाला राज्य मात्र बन के रह गया है, क्योंकि बिहार से प्रत्येक वर्ष 12 से 14 लाख जो है मजदूर
यहाँ से युवा, यहाँ के बेरोजगार युवा जो है अन्य राज्यों में काम की तलाश में जा रहे हैं। और लगभग हम बता दें कि 50 से 60 लाख युवा जो है अन्य राज्यों में हैं, अन्य राज्यों के अन्य देशों में जो है रोजगार की तलाश में गए हुए हैं यहाँ बिहार से। तो आप अन्य राज्यों में भटक रहे हैं, रोजगार एक तरह से मिल नहीं पा रही है, उनको नौकरियाँ नहीं मिल पा रही है। बिहार में क्यों नहीं मिल पा रही है? आपको सरकार चुनती है, आपको सरकार बनाती है ताकि आप जन कल्याण करें, हमें रोजगार दे, हमें वे सारी मूलभूत सुविधाएं उपलब्ध कराएं जो हम लोग चाहते हैं। लेकिन आप सिर्फ झूठे झूठे वादे, खोखले वादे लाते हैं चुनाव के समय और जनता को भ्रमित कर देते हैं, जाति पातियों में बांट कर लोगों को गुमराह करके जीत जाते हैं। फिर 5 साल हम लोग इंतजार करते हैं कुछ हमारा कल्याण होगा, हमारे बच्चों का भविष्य सुधरेगा, लेकिन फिर वही स्थिति हम लोग झेलते हैं, फिर वही मार हम लोग झेलते हैं, सत्ता का मार, फिर वही पुलिसिया लाठी तंत्र झेलते हैं, फिर वही ब्यूरोक्रेट, फिर मतलब नौकरशाह जितने भी अधिकारी हैं उसका जो है अन्याय और अन्याय के साथ साथ उसका करप्शन देखते हैं, वो झेलते हैं। अभी कैग की रिपोर्ट में ये भी आया है कि भाई जिसको लेकर विपक्ष ने काफ़ी हंगामा भी खड़ा किया कि 71,000 करोड़ रुपया का लेखा जोखा ही नहीं है, सरकार हिसाब ही नहीं दे रही है कि वो पैसे कहाँ गए। 71,000 करोड़ मतलब कि राज्य के 38 जिलों में बढ़िया मेडिकल कॉलेज, बढ़िया स्कूल, अच्छा मतलब आधुनिक ये सब बन जाता। लेकिन जब इन पैसों का हिसाब नहीं दे रही है और नीतीश सरकार सुशासन की सरकार कहलाती है, तो ऐसे में नहीं लगता कि जो सत्ता प्रतिष्ठान में बैठे लोग हैं वो सिर्फ और सिर्फ गुमराह करने का काम करते हैं। अगर घोटालों की बात करें तो बिहार घोटालों के लिए जाना जाता है। बहुत सारे घोटाले हुए हैं, सबको पता है बिहार के लोगों को कौन कौन से घोटाले हुए हैं। समझे? तो घोटालों से बिहार नया अवगत नहीं है कि मतलब अब नया घोटाले हुए हैं, बिहार में घोटाले ही तो हुआ है। 71,000 करोड़ की आप बात कर रहे हैं, कैग बात कर रही है, पूरी जनता को मालूम है जितनी सारी योजनाएं हैं उसका इम्प्लीमेंटेशन नहीं हुआ रहा है। उच्च शिक्षण संस्थान के नाम पे करोड़ों के घोटाले हो जा रहे हैं। आप किसी एक क्षेत्र को चिन्हित करके, एक क्षेत्र में बहुत सारे मतलब जो भी हो बिहार की, आप नालंदा में आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए हैं, उस तरह के इंफ्रास्ट्रक्चर खड़ा कर सकते। नालंदा में आप स्पोर्ट्स यूनिवर्सिटी बनाए हैं, स्टेडियम बनाए हैं, तो सिर्फ आप नालंदा में क्यों? आप क्षेत्रवाद करते हैं क्या मुख्यमंत्री साहब? आप बिहार के अन्य जिलों को भी देखिए, अगर अन्य जिलों को ऐसा बनाइए कि ताकि सभी में कुछ न कुछ विशेषताएं रहे, सभी क्षेत्रों में आप कल्याण कीजिए। सिर्फ एक अपने गृह जिले में की बात करते हैं। अगर उनके गृह जिले की बात करूं तब पिछले 2 सालों में 400 से ज़्यादा लड़कियां गायब हो चुकी है। 400 से ज़्यादा लड़कियां गायब हुई हैं उनके गृह जिले में, और सर ये नालंदा से। तो आप महिला बेटी पढ़ाओ बेटी पढ़ाओ बेटी बचाओ की नारा लगाते हैं, महिलाओं के लिए बहुत सारी योजनाएं लाते हैं कि मैं महिलाओं के लिए रोजगार दूंगा, लेकिन महिलाओं के साथ इतना अत्याचार हो रहा है और लड़कियां गायब हो जा रही है आपके ज़िले में, आप कुछ नहीं कर पा रहे हैं। तो सरकार को सोचना पड़ेगा। और मैं बता दूं सर कि पूरा बिहार में लगभग 2 करोड़ के आसपास दिहाड़ी मजदूर है सर, और उनका जो वेतन नहीं मिल पाता है उनके कामों के अनुसार। और मैं सरकार से अपील करना चाहता हूँ क्योंकि उनकी आर्थिक स्थिति देखिए तो बेचारे खाने के लिए मोहताज हो जाते हैं, और बच्चे को पढ़ाना तो दूर की बात है। तो आप जो दिहाड़ी मजदूर हैं उनके कल्याण के लिए, उनके आर्थिक स्थिति मजबूत के लिए आप एक रेट तय कर दीजिए उनकी दैनिक मजदूरी की। कम से कम उनकी दैनिक मजदूरी 1,000 रुपये पर डे होनी चाहिए। 200-250 कुछ होने वाला नहीं है। चुनाव का वक्त होता है अंगद जी, तो चुनाव के वक्त बिहार में जो जातीय रैलियां हैं वो बढ़ जाती है, एक के बाद एक। किसी दिन पान समाज की रैली है, तो किसी दिन ताती समाज का रैली है, तो किसी दिन पाल समाज का रैली है, तो किसी दिन पासवान समाज का, तो किसी दिन चौधरी समाज का। तो क्या आपको लगता है कि ये जो बिहार है जो जाति के आधार पर टुकड़े टुकड़े में बटा हुआ है और इसी का फ़ायदा राजनीतिक पार्टियां उठा ले जाती हैं? सरकार जो है सिर्फ बांटने की राजनीति करती है, कभी दलित पिछड़ा करती है, कभी पिछड़ों को 2 भागों में बांट देती है, कभी दलित को महादलित में बांट देती है। और सर ये सिर्फ बड़े बड़े रैलियां निकालती है ताकि उनको लगे कि सरकार अच्छा काम कर रही है। ठीक है, रैली निकालिए, मानता हूँ कि आप ठीक है उस जाति के कल्याण की आप बात कर रहे हैं, कीजिए। आप सिर्फ एक जाति नहीं, हम चाहते हैं कि ऐसी रैलियाँ जो हैं सिर्फ जाति के लिए रैलियाँ नहीं निकले, वो चाहते हैं कि जातियों का वोट बैंक मेरे पास आए,
इसीलिए हम लोग रैली निकालता है कि चलो भाई तुमको पैसा दे रहे हैं, अपना जाति को यूनाइट करके रैली करवा दो गांधी मैदान में और मेरे पार्टी से समर्थन करवा दो ताकि मेरी पार्टी हमेशा सत्ता में बनी रहे। तो ऐसी चीज़ें होती हैं। लेकिन उन रैलियों में आप देखेंगे तो वैसे लोग आएंगे रैली में जिनको बेचारा को घर से पटना आने के पास पैसे के लिए सोचना पड़ता है। समझे, नेताओं 400-500 देके रैलियों को बुलाता है, रैली करवाता है, लेकिन उनके अधिकार जो है, उनके रोजगार के लिए व्यवस्था नहीं करते हैं लोग। तो ये सबसे बड़ी बात है कि आप रोजगार की, और वही अब देखिएगा कि गरीब जो लोग हैं जब अस्पतालों में जाती है उनको बेड तक में नहीं मिल पाता है, और अमीर लोग के पास आराम से AC वाला पर्सनल रूम मिलता है। तो ये जो आर्थिक गैर बराबरी, सामाजिक गैर बराबरी जो है, जो समाज में है, वो कहीं ना कहीं ख़त्म होगा तभी कुछ होगा। ये ख़त्म करने का प्रयास जो है करना चाहिए। सिर्फ बड़े बड़े जाति के रैलियों करने से कुछ नहीं होगा बिहार में। बिल्कुल। और हम आपसे बहुत तकरीबन 1 घंटे से बातचीत कर रहे हैं और आपके हाथ में एक टैटू बना हुआ है जो मुझे बार बार खींच रहा है अपनी ओर। तो वो तस्वीरें जो है वो क्या, किसकी तस्वीर है वो? सर ये तस्वीर मेरी बेटी आराध्या का है। मैं एक पिता भी हूँ, मेरे बेटी 1 साल की है। और मैं सर ये बोलना चाहूँगा कि बेटियाँ सर भगवान का आशीर्वाद होती है सर, बेटियाँ पूजी जाती है। और मेरा इसको जब देखते हैं सर, मेरे अपने बेटी को देखता हूँ तब मुझे इसके भविष्य के साथ साथ पूरे बिहार और देश की बेटियों का भविष्य की चिंता होती है सर। क्योंकि जिस तरह से बेरोजगारी और जिस तरह से रेप वगैरह जो घटनाएं सर मैं देखता हूँ, मुझे मन झकझोर देता है। मैं चाहता हूँ कि बेटियाँ सर आगे बढ़े, बेटियों को अधिकार मिले, सही मायने में बेटियां निर्भीक होकर कहीं भी मतलब अपना कोई भी काम कर सके, पढ़ाई लिखाई करे, अपना जो रोजगार, सम्मानित रोजगार मिले बेटियों को। और मैं बेटियों के लिए सर बिहार में कुछ करना चाहता हूँ एक अच्छे विजन के साथ। और बेटियों को जब तक आप सत्ता में भागीदारी नहीं दीजिएगा तो सर कैसे बिल्कुल पीछे रह जाएगी ना बेटी। बेटी का जो है अपने टैटू गुदवा रखा है अपने हाथ में, ये ओरिजिनल है एकदम? सर ये परमानेंट है और इससे मुझे प्रेरणा मिलता है। बेटी मेरी सर ताकत है। मैं प्रेरणा इसलिए मिलता है कि सर कहीं ना कहीं हम लोग संघर्ष सर अपने परिवार में भी देखे हैं। हमारा सर गरीबी के सच्चाई के साथ संघर्ष करते हुए जो मेरा गुजरा हुआ समय है, उस संघर्ष को मैं भूलता नहीं हूँ। और मैं चाहता हूँ कि जनता की सेवा के लिए अपना जीवन पूरा समर्पित कर दूँ सर। शायद उसका नाम भी आपने गुदवा रखा है? जी सर, मेरी बेटी का नाम सर आराध्या है सर। बेटी की बात तो हुई, लेकिन बेटी की माँ की बात नहीं हुई। और तो आपकी पत्नी के बारे में बताइए। सर मेरी पत्नी का नाम सर निकिता कुमारी है और एक प्रोफेशन से वो एक बॉक्सर है। उन्होंने गरीबी से उन्होंने भी झेला है और वो एक गांव से आकर इतने आर्थिक देख रहे हैं कितना विषमता है क्षेत्र में, सामाजिक क्या है, ये सब झेलते हुए बेचारी आई, मेहनत की और 4 से 5 बार वो नेशनल खेल चुकी है, नेशनल गेम्स भी खेली है वो उत्तराखंड में। और मेरा तो पूरा सपोर्ट रहता है कि सर बेटियां आगे बढ़े, मेरी पत्नी आगे बढ़े, साथ साथ मतलब बिहार नेशनल गेम जी, नेशनल गेम खेली हैं तो मतलब क्वालिफाई की होंगी? जी हमेशा वो सर स्टेट में जीतती है, नेशनल में भी गई है, नेशनल गेम्स में भी गई है, तो अपना खेलती है, मेहनत करती है। और कहीं ना कहीं मुझे अभी जारी है उनका खेलना? जारी है और वो मेरी ताकत भी है सर। मैं उनको देखता हूँ कि संघर्ष करते हुए तो मुझे प्रेरणा भी मिलता है कि हाँ एक साधारण सी लड़की इतना मेहनत करके इतना आगे जा सकती है। मैं तमाम बिहार के बेटियों को से अपील करना चाहता हूँ कि आप लोग भी संघर्ष करो, आप लोग भी मेहनत करो, आप जो भी आपका क्षेत्र हो उसमें आगे बढ़ो। चलिए, हमसे बात करने के लिए बहुत बहुत शुक्रिया, अनॉट में आने के लिए। जी मैं तमाम दर्शकों को मैं धन्यवाद देना चाहता हूँ। प्रणाम और जय बिहार। थैंक यू।